बात करेंगे कराची के एक बहुत बड़े मसले की। दुनिया तो हम बात करते हैं चांद सितारों से आगे नई मंजिलों की खोज में है, मगर पाकिस्तान का जो मुआशी हब है कराची, उसके बासी आज भी पानी की तलाश में मारे फिर रहे हैं। और गर्मियों के आते ही हम देखते हैं कि पानी और बिजली दोनों ही नायाब हो जाते हैं। इस बरस की अगर बात की जाए तो पानी का बहरान ज़्यादा शदीद दिखाई दे रहा है, जबकि कराची की जो मौजूदा ज़रूरत है उसका जायज़ा लें तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची की आबादी इस वक्त 2 करोड़ से ज़ायद है और कराची को रोज़ाना 1200 मिलियन गैलन पानी की फराहमी ज़रूरी है, जबकि इसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी मिल नहीं रहा है। हाँ जी, पानी 500 मिलियन गैलन जो है मुहैया किया जा रहा है, यानी इस वक्त कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर पानी की किल्लत जो है तकरीबन हम देख लें तो 1000 मिलियन गैलन है, जो तेज़ी से बढ़ रही है। कहा जाता है कि 550 मिलियन गैलन पानी या तो चोरी होता है या वाटर सप्लाई की लाइनों में ही लीकेज की वजह से ज़ाया हो जाता है। और ये सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि शहरियों के घरों के नलकों में पानी नहीं आता, मगर ब्लैक मार्केट में पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। आप पैसे दें पानी लें और माफिया जो है वो मुँह मांगी कीमतों पर पानी फरोख्त करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर गरीब आदमी की बात की जाए तो इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी की हिम्मत ही नहीं है, उसके पास इतनी सकत ही नहीं है कि वो इतना महंगा पानी खरीदे, तो वो फिर क्या करता है, ऐसे में खारा पानी पी लेता है। और खारा पानी जब पीता है तो मुतादिद बीमारियां जो हैं वो उसको गले लगा लेती हैं। अच्छा, ये कारोबार कोई आज का नहीं है, बरसों से ये कारोबार जारी है। ऐसे में सिंध पर हुक्मरानी करने वाली जमात की खामोशी पर भी कई सवालात जन्म लेते हैं। शॉर्टेज की बात हो रही है तो इस दफ़ा बात हो रही है कि ज़्यादा शॉर्टेज होगी, उसकी वजूहात क्या हैं। माहिर आबी उमूर शहाब ओस्तो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब साहब वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जो है कुछ ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, उसकी क्या वजह है सर? देखें जी, ये तो ओवरऑल पूरे मुल्क में जो इस वक्त शॉर्टेज है पानी की तकरीबन कह रहे हैं कि 30 to 40% पानी जो है वो जो ऊपर से जो कि मेल्टिंग सीज़न अभी जो है डिले हुई है, और उसके अलावा वहाँ पे कुछ जो टेक्निकल वजूहात की वजह से भी पानी जो है वो उसकी पीछे से ही सप्लाई जो है वो, यानी जो डैम्स हैं वहाँ से ही जो हमारी सप्लाई है वो कम होती जा रही है। और इस दफ़ा तो आप देखें कि सोइंग सीज़न भी जो है वो मुतासिर हो रहा है। हाँ जी। और सिंध में तो कोटड़ी डाउन स्ट्रीम तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। और कराची का भी मसला वही है, क्योंकि कराची को पानी जो है, जो बल्क पानी जो मिलता है वो दरिया सिंध से मिलता है। तो अगर आप ओवरऑल पूरे हमारे रिवर सिस्टम में ही पानी नहीं होगा तो उसका जो ज़ाहिर इफ़ेक्ट पड़ेगा वो कराची पे बहुत शदीद तरीके से पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सवाए दरिया सिंध के और हब रिवर के पानी के और तो कोई ज़रिया है ही नहीं। वो जो पुराने ज़माने के जो इतने भी रिसोर्सेज थे, वो डमलोटी वेल्स होते थे, वो या जो और मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिवर्स होती थी जो आती थी बरसातों के मौसम में, वहाँ से भी पानी जो है हार्वेस्ट किया जाता था, वो सब जो है नज़र हो गया है अब बिल्डर माफिया के और बैड गवर्नेंस के। तो कराची देखें जी, इस वक्त बहुत बड़ा दुनिया का शहर है और कराची की पॉपुलेशन पाकिस्तान की मजमूई पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और उसके अगर आप उसको कंपेयर करें तो जो उस बढ़ती पॉपुलेशन को जो है पानी या जो बाकी बुनियादी ज़रूरियात हैं पहुंचाने के लिए जो फोकस चाहिए, जो एक अर्जेंसी चाहिए और कमिटमेंट चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। और इसमें मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, सबका ही जो है अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। इवन पीटीआई गवर्नमेंट ने भी आते के साथ ही कहा था कि जी हम कोई 1000 यानी 1 ट्रिलियन से ऊपर जो है वो कराची को मुख्तलिफ जो यहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर लगाएंगे। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। और जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एक ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है, क्योंकि गर्मियाँ भी अब बढ़ती जा रही हैं और पीछे से पानी की सप्लाई जो है बहुत से, अब आप देखें इलाके जहाँ पहले पानी मिलता था वहाँ पे जो है अब पानी नहीं है। अब एक मुतवस्सित तबके का घराना अगर वो 15-20 हज़ार रुपये का महीने का सिर्फ पानी ले, और आपको सुन के ये भी ताज्जुब होगी कि उसके अलावा वो कराची वाटर सर्विस बोर्ड के बिल्स भी आते हैं, वो भी 1200-1300 रुपये महीने का वो सब देते हैं, वो भी देते हैं और पानी भी नहीं आता। तो जो प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ कराची के पानी के मसाइल के हवाले से समझने में, वो 3 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सप्लाई का प्रॉब्लम है जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए
कई सालों से, तकरीबन 15-16 सालों से जो एक प्रोजेक्ट था K4 के नाम से, जी वो फुटबॉल बना हुआ है प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में। और पहले वो 7-8 बिलियन का प्रोजेक्ट था, अब वो 150 बिलियन का प्रोजेक्ट हो गया है। उसके बावजूद भी उसके बनने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। दूसरा मसला है कराची में सप्लाई के अलावा गवर्नेंस का। जी अब देखें टेक्नोलॉजी आ गई है, आप चोरी जो है, जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कोई 1/3 पानी जो है, अगर 650 मिलियन गैलन एवरेज जो अगर ये आप लगाएं जो डेली कराची को पानी मिलता है, अगर उसमें से 1/3 पानी चोरी हो जाए और आप सोचें तो फिर कितना बड़ा एक ह्यूज लॉस है। और ये सबको पता है कि चोरी कौन कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े जो है वो इंडस्ट्री के इंटरेस्ट भी मौजूद हैं, टैंकर माफिया भी मौजूद है, कुछ इदारे भी मौजूद हैं जो ओपनली पानी जो है वो चोरी करते हैं। और गवर्नमेंट को पता है। जब वाटर कमीशन हमने बनवाई थी तो वाटर कमीशन ने एक मुफस्सिल रिपोर्ट दी हुई है कि किस तरीके से चोरी को रोका जाए। मसलन एक तो जो बहुत ही फीजिबल जो और प्रैक्टिकेबल तरीका बताया गया माहिरीन ने, वो ये था कि आप फ्लो मीटर्स लगवा दें। ठीक है। यानी कराची में तकरीबन को 150 के करीब पंपिंग स्टेशंस हैं। आप हर पंपिंग स्टेशन पे वाटर फ्लो मीटर लगवा दें। उससे ये होगा कि पता चल जाएगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना पानी गया। बीच में से अगर चोरी होगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ पानी गया। लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा ह्यूज स्कैम है, मैं तो कहता हूँ मल्टी ट्रिलियन रुपीज़ का स्कैम है ये चूँकि डेली आप सोचें करोड़ों की नहीं अरबों रुपए का पानी निकलता है कराची में। हज़ारों टैंकर्स निकलते हैं पूरे कराची को, तकरीबन अब उन्होंने टैंकर्स पे ही जो है वो लगा दिया है। तो अब वो मीटर्स कमीशन ने, वाटर कमीशन ने जो है वो ऑर्डर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को इंडोर्स किया था और वो मीटर्स लगने थे 2 साल पहले और उनको इंपोर्ट करना था। लेकिन आज तक जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक कोई मीटर नहीं लगा। कराची में जितने भी वाटर फिल्टर प्लांट्स, एक और मसला कराची का गवर्नेंस के हवाले से ये है कि अगर आपको पानी मिलता भी है तो वो पानी फिल्टर्ड नहीं है। वो सारे का सारा पानी जो है वो गंदा गदला पानी है, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, म्यूनिसिपल वेस्ट भी है और हर तरह की उसमें सॉल्ट्स और पैथोजेंस और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, जिससे आप देखेंगे कराची में अक्सर लोगों की जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ के बच्चे ख़ास तौर पे शिकार होते हैं। अब वो वाटर फिल्टर प्लांट्स कराची में जो लगे हुए हैं वो 50 साल पुराने वाटर फिल्टर प्लांट्स हैं। उनको अपग्रेड करना था, रिहेबिलिटेट करना था, वो भी नहीं हुआ। उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सही है। हालांकि आपको ये भी सुन के हैरत होगी कि तो कोई ये जो 3 बड़े वाटर फिल्टर प्लांट्स हैं कराची में, उन पे कोई हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं और बिलियंस ऑफ रुपीस उसके ओवरहेड्स पे खर्च हो रहे हैं। अच्छा शहाब साहब, इस मसले का हल क्या है? हमें इस मसले का हल तलाश करना है ना, क्योंकि अगर हम दुबई की बात करें या इस तरह के दूसरे जो शहर जो कि समंदर के किनारे पर बसते हैं, वहाँ पर तो डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या कराची में ऐसे मंसूबे नहीं हम शुरू कर सकते? देखिए जी, कराची का प्रॉब्लम यह है कि दुबई की तरह कराची में कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। कराची में मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और वो उनका अपना अपना एजेंडा है। कराची में वाटर सीवरेज बोर्ड तो है, वो एक जो है ओवरऑल तो इंचार्ज वही है, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ जो जोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, जिसमें KMC का अपना है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अपने हैं, फिर DHA और इस तरह इदारे हैं जो अपना अपना उनकी जुरिस्डिक्शंस हैं। पानी के हवाले से वो पानी सारा लेते तो कराची वाटर सीवरेज बोर्ड से हैं, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन है, सबको जो मिलके कराची के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक सिंगल प्लान बनाना चाहिए और उसके लिए जो बोर्ड है, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड है, उसको मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। मैंने लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि जी वो जो वाटर कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, तकरीबन को 150 के करीब रिकमेंडेशंस हैं और सारी रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जो बिल्कुल गैर मुतनाज़ा हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनको एक्सेप्ट किया था। उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वाटर कमीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन बनाई जाए। वो एक हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, उन्होंने तो कहा कि बिल्कुल हम बना रहे हैं, फिर दूसरी बेंच ने वो बंद कर दिया, पता नहीं क्यों ख़त्म कर दिया उसको। तो अगर वाटर कमीशन जिसने 2 साल काम किया है और पूरी सिंध का एक एक मसला जो है वो डिस्कस हुआ है, मल्टीपल रिपोर्ट्स जो है वो जमा की गई हैं, अगर वाटर कमीशन इम्प्लीमेंटेशन पर्पज़ के लिए अगर बनाई जाए 2 साल के लिए, तो मैं समझता हूँ आपका
80 to 90% मसला हल हो जाएगा। सिर्फ पानी का इसमें मसला नहीं है, इसमें बड़े मसाइल हैं। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको किस तरीके से ठीक करना है, उसमें सिविल वर्क्स रिक्वायर्ड है, और फिर फंडिंग का इशू है। अब ये K4 का मैंने आपको मिसाल दिया, K4 जो है वो 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि कम से कम कोई 20-25 दफ़ा उसको फिर रीअलाइन किया गया है उसकी पोजीशंस को, ताकि जो कुछ ऐसी हाउसिंग स्कीम्स हैं जो पहले प्रोग्राम में नहीं थी उनको भी पानी देना है। अब तो कराची को एक तरह से मैं समझता हूँ कि कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। कराची की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि हर पॉलिटिकल हो या पावरफुल इदारा हो वो इसको खाता है बैठ के, लेकिन उसको देने के लिए कुछ तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है, ओनरशिप के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शहाब साहब, आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। जब शहाब साहब ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे ना इकरा, तो नासिर काज़मी साहब जो मशहूर शायर हैं उनके साहबजादे प्रोफेसर हसन काज़मी साहब का एक शेर मेरे जहन में ना बार बार आ रहा था। वो उनका शेर है कि 2-4 दिन के जुल्म नहीं हैं यजीद के, पीते हैं लोग आज भी पानी खरीद के। तो हसन काज़मी साहब का ये शेर बार बार मेरे जहन में आ रहा था, और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि कराची के लोगों के खास तौर पर ये मसाइल हल होंगे। बिल्कुल हम उम्मीद तो यही करते हैं, लेकिन हमसा एक और स्टोरी जो है वो आजकल अगर हम बात करें ना इंडिया की, तो वहाँ से बड़ी अहमकाना चीज़ें जो हैं और वजूहात जो हैं सामने आ रही हैं, और शादी उस तरह से तोड़ दी जाती है। तो भारत में दुल्हा और दुल्हन की जानिब से अहमकाना वजूहात की बुनियाद पर जो शादी तोड़ने की अजीबोगरीब खबरें आ रही ना सामने, एक आपके साथ एक और वाक़या शेयर करते हैं। भारत की रियासत ओडिशा में भी एक वाक़या पेश आया जहां पर दुल्हा ने बारातियों को मटन कढ़ाई पेश ना करने पर मतलब अपनी शादी रिजेक्ट कर दी, खत्म कर इनकार कर दिया और चला गया। देखिए ये भारत से ये खबर आई है, खैर भारत से इस तरह की मजीद बहुत सारी खबरें आ रही है। रंग ठीक नहीं था इसलिए जो है रिश्ता ख़त्म कर दिया गया, और कोई मसाइल थे इसलिए रिश्ता, दान साफ नहीं थे, उसकी नज़र कमज़ोर थी इसलिए कर लिया गया। लेकिन ये सबसे अहम चीज़ है जिसका हम जिक्र आपसे करना चाह रहे हैं। इसको हम सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रखते, हम अपने मुआशरे के अंदर भी ये मसला लेके आते हैं। हुआ ये कि वहाँ पर बाराती पहुँचे हैं, जिस वक्त वहाँ पर खाना लगा तो डिश में मटन कढ़ाई मौजूद नहीं थी। तो बारातियों की जानिब से ये तकाजा किया गया, उन्होंने कहा कि जी मटन कढ़ाई भी लेके, उन्होंने बताया कि वो तो हमारे मेन्यू का हिस्सा ही नहीं है। तो उनका ये कैसे हो सकता है। वहाँ पर जो है बहस शुरू हो गई। बहस शुरू होने के बाद क्या हुआ, जब लड़के को ये बात पता लगी, लड़के ने कहा कि अगर ये लड़की वाले मतलब कि इतनी मतलब कि हकारत आप देखेंगे जी कि ये लड़की वाले और इतना आप पता नहीं आपने ऐसा क्या कमाल कर रखा है कि ये मटन कढ़ाई नहीं खिला सकते हैं, तो ये शादी नहीं होगी। और बारात वहाँ से चली गई। मेरे गेस्ट को इतना भैया, मेरे गेस्ट की तरफ से एक फरमाइश की गई है, एन मौके पर आप एक तो आके फरमाइश कर रहे हैं कि जी मटन होना चाहिए, और वो नहीं होगा। अरे भाई घर से खिला के लाते हैं उसको मटन, उसको मटन इतना पसंद है या उसको इतनी तलब हो रही थी तो आप उसको घर से खिला के लाते हैं। अब आप देखेंगे, और वो शादी जो है वो उधर से बारात उधर ही उसी गाँव के अंदर ही कोई दूसरा उनका रिश्तेदार था, उसके घर जाके बारात जो है रुक गई। और फिर लड़का अगले दिन जब वापस गया तो किसी और लड़की से शादी करके, उस लड़की से शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि मटन कढ़ाई मौजूद नहीं थी, और वो दूसरी लड़की से शादी करके वापस अपने इलाके में वापस बारात लेके मतलब कि शादी करके दुल्हन लेके वो वापस चला गया। और लड़की वाले जो हैं वो बेचारे मिन्नत समाजत करते रह गए। हमसा उन्होंने मिन्नत समाजत बड़ी की कि इस तरह का मामला जो है इसको आप दरगुजर कर दें और हम शादी की तरफ चलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, ये वाला तो सीन हो ही नहीं सकता, शादी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि जी मटन कढ़ाई आप लोगों की जानिब से नहीं मिली है। तो फिर हम लड़की वालों की जानिब से ये भी कहा गया कि कुछ इंतजार कीजिए, हम फिर से जो है ये कहते हैं हम इस डिश को बनाने की कोशिश करते हैं, फौरी तो नहीं ऐसा हो सकता। लेकिन गुस्सा आ गया था जी उनको कि लड़की वाले कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे पास फलां चीज़ नहीं है, फलां डिश नहीं है। और अब हम इसको सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रखते, हम यहाँ पर भी कहते हैं लड़के वाले कितनी ज़्यादा फरमाइशें कर रहे होते हैं। भाई आपका क्या मतलब क्या है आपके बेटे के अंदर ऐसा कि जी कि आप ऐसी फरमाइशें करना शुरू कर देते हैं। जब बेटी का आपकी का मामला होता है तब आप लोग सोचते हैं कि जी कि ये बड़ा प्रेशर हम पे पड़ गया क्योंकि आपने लोगों पे प्रेशर डाल रखा है। अरे भाई 2-2, 2.5-2.5, 4-4, 500 लोगों की बारात लेके आप चले जाते हैं। और दूसरा हमजा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पर है, अगर लड़के वालों की बात करें तो डिमांड्स भी बाकायदा की जाती हैं, लिस्ट ली जाती है पूरे घर का एक कहे ना कि आप पूरे जो है ना मेरा ख्याल है 1 साल का भी नहीं, पूरे जो है ना फ्यूचर प्लानिंग्स के साथ डिमांड्स की जाती है कि जी फलां भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इवन के कमरों का भी बताया जाता है, इतने कमरे इन कमरों का सामान भी होना चाहिए। और जिस तरह से हम देखते हैं कि जी घर जो लड़की वाले हैं उतने प्रेशर में आ जाते हैं और वो घर के एक एक चीज़ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से लेके आप कह लें कि हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है उन लोगों के, जी ये लें आपके लिए सारा कुछ। ऐसे जैसे आपके
आपके घर में तो कुछ था ही नहीं और आपका घर बिल्कुल खाली था और आपने यही करना है, तो इन रवैयों को कहीं पर भी हो तब्दील करना चाहिए कि मामला सिर्फ मटन कढ़ाई का नहीं है, ये हमारी सोच का मामला है जो तब्दील होना बहुत ही ज़रूरी है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम वफाकी हुकूमत की बात करें तो इन दिनों टैक्स चोरी रोकने के लिए बुलंदोबाग दावे फिर से किए जा रहे हैं और वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने असम्बली में कहा है कि जो अमीर आदमी टैक्स नहीं देगा वो जेल जाएगा। बिल्कुल, और 2023 तक उन्होंने कहा कि महसूलात 7,000 अरब रुपए तक ले जाएंगे और इनके दावे बजा हैं, मगर अब तक तो यही देखा गया है कि टैक्स सिर्फ गरीब ही देता है, क्योंकि गरीब आवाम तो माचिस की डिब्बिया अगर देखा जाए तो उस पर भी टैक्स दे रही है, जिनकी आमदन का कोई हिसाब किताब नहीं है वो टैक्स देने में भी डंडी मारते हुए दिखाई देते हैं। वो जाके मुलाकातें भी कर लेते हैं और जाके वो फिर कहते हैं कि हमें टैक्स में छूट भी चाहिए, मगर छोटा मोटा कारोबार करने वालों, तनख्वाहदार या गरीब तबके से टैक्स निकलवाना तो बहुत ही खूब तरीके से हमें आता है और तनख्वाहदार तबके की तो तनख्वाह बाद में हाथ में आ रही होती है, बैंक जो है वो टैक्स पहले काट लेता है, लेकिन ये जो बड़े बिजनेसमैन है जब हम उनकी बात कर रहे होते हैं तब मामलात और हो जाते हैं, वो जाके डिस्कशन भी कर लेते हैं, कुछ मुआफियाँ भी मिल जाती हैं। अब शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि जो अमीर आदमी भी टैक्स नहीं देगा अब वो तो लाजमी तौर पर जेल में जाएगा। 5 मिनट से तवील मोबाइल फ़ोन कॉल की बात हो रही है कि उस पर टैक्स लगाने का जो फैसला किया गया है उससे भी सबसे ज़्यादा शायद मुतवस्सित तबका ही मुतासिर होगा। बिल्कुल ऐसी, और टेलीकॉम इंडस्ट्री से अगर जुड़े अफराद देखा जाए तो वो भी ये कह रहे हैं कि ये इकदाम जो है बंडल ऑफर की सहूलत वाले 98% जो प्रीपेड सारिफिन हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकता है, जबकि इजाफी टैक्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स और आवाम के लिए पेचीदगी और तकलीफ का बायस भी बनेगा। यानी कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो तक ये बात करें कि नहीं होना चाहिए था टैक्स जो 5 मिनट के बाद उन्होंने लगाया है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बात बहुत अच्छी है कि अगर अमीर आदमी टैक्स नहीं देगा तो वो जेल में जाएगा। हमने एक शब्बर ज़ैदी साहब की जानिब से कुछ कोशिशें देखी थी, उन्होंने कुछ कोशिशें की थी, लेकिन क्या ये सर बहुत आसान होगा ये हालात देखते हुए? नहीं जी, बिल्कुल ये जो है बहुत मुश्किल काम है और अगर ये एक्सरसाइज होगा तो ये हरासमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। तो मसला ये है कि एक तरफ जो है हरासमेंट, आप अगर FBI को पावर देते हैं तो वो हरासमेंट शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ ये कि अगर आप अगर ऐसे सख्त कवानीन नहीं बनाते तो आम आदमी जो है वो टैक्स में जो है चोरी करने से बाज नहीं आता। तो वो एक बड़ा ही डेलिकेट सा बैलेंस है, इसमें जो है तरीक़ेकार कुछ और होना चाहिए। जो पहले एक तरीक़ेकार था कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए उस शख्स का, और ताकि वो कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके, ना गाड़ी खरीद सके, ना प्रॉपर्टी खरीद सके, उसके बैंक अकाउंट्स ना खुल सके, ठीक है ना। फिर एक तजवीज़ आई थी कि पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाए। पासपोर्ट आप ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि पासपोर्ट इज समथिंग यू नीड टू ट्रैवल। तो ये जो अरेस्ट वाला मामला है आपको तो पता है, फिर FBI, फिर पुलिस, फिर कोर्ट, फिर सारे मामलात, तो ये तो कहानी कहीं और निकल जाएगी। आपको याद होगा चंद साल पहले जो है एक आई थी कि अगर आपने ज़मीन खरीदी 1 करोड़ की और अगर आपने उसको कम में बताया कि 25 लाख की लिए तो FBI आपसे खरीद लेगा वो ज़मीन 25 लाख। जी जी। लेकिन आज तक हमने नहीं सुना कि वो कभी मामला एक्सरसाइज हुआ। तो ये भी उसी तरीके से बस एक धौंस धमकी है। मेरा नहीं ख्याल कि होगा, ऑपोजिशन ने इस पर शोर भी मचाया था। तो सुनने में आई है कि वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये वजारत के लेवल पे फैसला होगा कि किसको अरेस्ट करना है, किसको नहीं करना। सही है। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर ख़जाना मतलब अगर कोई 1000 लोगों की भी लिस्ट आ गई तो कैसे फैसला करेंगे, क्या होगा, उनके टाइम होगा, वो कैसे रिव्यू करेंगे, तो मुश्किल काम है। मेरा नहीं ख्याल कि इम्प्लीमेंटेबल है। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, जिस तरह से हमने देखा है कि 5 मिनट से लंबी कॉल्स पर अब FED में इजाफा किया गया है, तो आप नहीं समझते क्योंकि इससे तो गरीब आदमी ही मुतासिर होगा, क्योंकि हुकूमत तो देखा जाए तो आमतौर पर इस अमल को कैसे काबिल बना सकती है, और दूसरा ये कि देखा जाए तो गरीब आदमी जो है उसके पास व्हाट्सएप वाला फ़ोन नहीं होता है। नहीं देखिए, बात यह है कि 5 मिनट से ज़्यादा बात मैं इसमें गरीब और अमीर को साइड पे रखूँगा 1 मिनट के लिए। 5 मिनट्स इज़ टू लेंथी टाइम, और उसमें जो है उससे ज़्यादा ऊपर जाती है कॉल तो ठीक है, चार्जेस लगा रही है गवर्नमेंट, उसमें सब आ जाएंगे। दूसरा ये कि गरीब आदमी अगर फ़र्ज़ करेंगे मैंने किसी गरीब आदमी से बात कर रहा हूँ इस वक्त फ़ोन पे, तो वो गरीब आदमी मुझे कह सकता है कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ, मेरे दोस्त मुझे मुल्क से बाहर से जब फ़ोन करते हैं तो वो मैं उन्हें कहता हूँ यार कॉल बैक कर लो मुझे, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे उन ममालिक से, दुबई, सऊदी अरब, जहाँ से व्हाट्सएप नहीं है। हाँ, तो वो जो है उनकी ज़रा सी उनकी एक तो पॉकेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरा उनके पैकेजेस अनलिमिटेड कॉल वाले होते हैं,
तो मैं अक्सर बोल देता हूँ कोई शर्म की बात नहीं है। तो इट विल बी अ टू वे ट्रैफिक और 5 मिनट इज एनफ। और अगर बहुत ही गरीब आदमी को प्रॉब्लम है 4.5 मिनट में काट देगा करे कॉल, फिर वापस मिला ले। अनलिमिटेड पैकेजेस तो आते हैं, मोबाइल कंपनी इसको पैकेजेस भी लेंगे इसको। मुजम्मिल असलम साहब, लेकिन ये भी तो तनकीद हो रही है कि आप पहले हम 100 रुपए का कार्ड डलवाते हैं, 87-88 रुपए हमारे पास आ रहे होते हैं, मजीद आपने हमारी कॉल्स पर भी चेक रख लिया है, चले 4.59 पे अब कभी काट लेंगे कभी नहीं काट पाएंगे। नहीं, लेकिन अब बात ये है ना कि मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सारे मेरे मुलाजमीन भी हैं यहाँ पे, अब वो डेली 25 रुपए या 20 रुपए में अनलिमिटेड पैकेज मिलता है। हाँ जी, 10-10 घंटे फोन पे बात करते रहते हैं, दोस्तों को मिला लेते हैं, कभी काम मिला लेते हैं। चलो घर पे आपको अगर किसी को घर पे बात भी करनी है, कभी लंबी बात करनी है तो महीने में एक दफ़ा कर ले, हफ्ते में एक दफ़ा कर ले। एक दिन में घर में 1-1 डेढ़ घंटा बात करने की बात ही नहीं बनती, मैं समझता ही नहीं हूँ। और ये पहले 5 मिनट के बाद लगेगी, फिर उसके बाद लगेगी। ठीक है मुजम्मिल असलम साहब, हमने कुछ लोगों से बात की थी, वो ये कह रहे थे कि खास तौर पे छोटे दुकानदार वो कह रहे थे हमारा बिजनेस फोन पे चल रहा होता है, हम बात कर रहे होते हैं, हम लोगों को चीज़ें समझा रहे होते हैं, तो हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे, हुकूमत को वापस ले लेना चाहिए। हम सिर्फ उन लोगों को तो नहीं देख सकते कि जो वो स्टूडेंट्स जो कॉल पैकेजेस पे बात करते हैं, या फिर उन मुलाजमीन को, या हम खुद को उसमें नहीं रख सकते कि हम बोर हो रहे हैं तो किसी को कॉल मिला लें, बाकियों को भी तो देखना होगा। देखें, गरीब आदमी की, अभी आपने कहा छोटे दुकानदार आदमी जो है, मतलब जिसके पास दुकान है, सामान है, वो ले लेंगे वाईफाई, फ़ोन ले लेंगे। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि इस मुल्क में मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा, गरीब आदमी को गरीब करके जो है सारे जो है ये बड़े छोटे मिलके अपने फ़ायदे निकाल के इस मुल्क को जो है हमने कंगाल कर दिया। कोई गरीब आदमी अगर है तो वो गरीब आदमी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो घंटों बात करेगा, ठीक है। तो ये, और दुनिया में टेलीफोन का जो सबसे सस्ता दुनिया का टेलीफोन है ना, जिसके जो वो पाकिस्तान है। आप बाहर निकल जाएं, आप अपने पड़ोस ममालिक के ही सिर्फ टेलीफोन के चार्जेस चेक कर लें, वो जो आते हैं रिलायंस जियो वगैरह, वो भी झूठ बोल रहे होते हैं, उनके भी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब देखिए हर मामले में तो तनकीद अगर आप कर दें कि जी गरीब आदमी दूध दही पे लग गया तो वो मोटा ताज़ा कैसे होगा, गरीब आदमी रात को कैसे, आपके मुताबिक सर ये लग्जरी टैक्स है चलेगा, तो फिर टैक्स हुकूमत कहाँ से ले भाई? कोई जगह बता दे, कोई नई जगह बता दे। 12 रुपए तो 100 पे काट रही है हुकूमत, डबल टैक्सेशन नहीं हो रही, कि पहले तो 100 रुपए पे 12 रुपए काट रही है, उसके बाद वो बेचारा उस 88 रुपए से कॉल कर रहा है, फिर टैक्स काट रही है। बेचारा कौन, उसमें तो आप अपने लिए भी बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। मसला ये नहीं है, बेचारा कोई नहीं होता भाई। अब बेचारे को हमें आप पे हुकूमत खर्च भी करती है, वापस ये स्पेंड बैक भी करती है हम पे। अब हुकूमत को अपने कर्जे उतारने हैं, अभी आपको सब्सिडीज दे रही है, 700 अरब रुपए की सब्सिडी देगी बिजली में, वो कहाँ से हुकूमत देगी? कोई इमरान खान ने अपना बैंक अकाउंट तो आपके लिए नहीं रखा हुआ, या वो नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब तो नहीं पैसे जमा कराते, अवाम ने ही देने हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, अच्छी बात होती है कि आप अवाम की तर्जुमानी करें, लेकिन अच्छी बात ये भी होती है कि अवाम को कुछ चीज़ें समझाएं भी। चलें ठीक है मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगर इसका सोल्यूशन है कि टैक्स ज़्यादा कर दिया जाए, और क्योंकि आम आदमी को तो वो टैक्स देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने कर्जे उतारने हैं, तो फिर तो हर चीज़ पे अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो आम आदमी को तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जो टैक्स बढ़ाया गया इस पे हम गरीब आदमी की बात करें, लेकिन टेलीकॉम जो कंपनीज हैं वो भी कह रही हैं कि नाकाबिल अमल जो है ये बात है, तो इसको उन्होंने नाकाबिल अमल करार दिया है। चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us.